हेलो वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैड ब्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं जी। और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इत्तिसाम। अच्छा जी, हमने देखा है कि भाई इंडिया जो है ना अपने डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट सिटीज में भाई साहब डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और भाई साहब हर तरफ जहां भी देखो कोई ना कोई डेवलपमेंट होती नजर आएगी भाई। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, रेलवे के वो चल रहे हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और भाई रेलवे साहब स्टेशन के चल रहे हैं भाई, हर इंफ्रास्ट्रक्चर तरफ। के चल रहे हैं। तो भाई आज हम देखने जा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में ऐसा 20 लाख लाख करोड़ करोड़ का का भाई। मेगा प्लान जो है ना भाई सेट कर दिया गया है कि भाई साहब उसको जो है ना जापान, मेरे ख्याल जापान से इंस्पायर इंस्पायर होके भाई। हाँ, वो जापानी इंस्पिरेशन लेके भाई साहब इन्होंने ये जो मेगा प्लान है 20 लाख करोड़ वाला ये अनाउंस किया गया है। और इसमें भाई से इतने कौन-कौन लाखों से करोड़ आते कहाँ से हैं भाई? भाई हर अरे, प्रोजेक्ट का 20 करोड़ों में लाख जाता है भाई। करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, यार इतना है मुंह में ना कहीं फंस जाए भाई। इतने लाख करोड़। तो भाई देखने जा रहे हैं कि इस मेगा प्लान में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि भाई जापानी इंस्पिरेशन के बाद दिल्ली एनसीआर को कितना ट्रांसफॉर्म करेगा। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको भी 219 हाँ बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है और इस पूरे एनसीआर के इलाके में 68,200 मिलियनर्स और 50 बिलियनर्स रहते हैं। मुंबई के बाद देश का सबसे वेल्थिएस्ट रीजन दिल्ली एनसीआर को ही माना जाता है। और अभी इसी साल तो गुरुग्राम की टॉप अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग मार्केट ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। गोल्फ कोर्स जैसे एरियाज में आज 100 करोड़ रुपए तक के फ्लैट बिक रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि गुरुग्राम की गलेरिया मार्केट ने हाईएस्ट रिटेल रेंटल ग्रोथ इन एंटायर एशिया पैसिफिक रीजन रिकॉर्ड किया है, जो कि 25% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इंक्रीज भी हो रहा है। और नई दिल्ली की खान मार्केट तो इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेल डेस्टिनेशन में से एक है, जिसकी ग्लोबली रैंक 24th है। दिल्ली एनसीआर को पूरे इंडिया का ऑटोमोबाइल इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि गुरुग्राम मानेसर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट में ही 50% से ज्यादा देश की कार मैन्युफैक्चरिंग होती है। दूसरी साइड नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अकेले ही इंडिया के 60% से ज्यादा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होते हैं। गुरुग्राम आज एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हब में से एक बन चुका है, जहां 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिस मौजूद है। वहीं एनसीआर B2B ई कॉमर्स और फाइनटेक सेक्टर में तेजी से ग्रो करते हुए नजर आता है। एनसीआर जो है अब इंडिया के लीडिंग स्केल अप इकोसिस्टम में एक बन गया है और एनसीआर से ही जोमेटो, पेटीएम, ब्लिंकिट और मेक माई ट्रिप जैसे यूनिकॉर्न्स निकले हैं। साथ ही एनसीआर में अब जीसीसी मतलब कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का भी बूम देखने को मिल रहा है, जो इस पूरे दिल्ली एनसीआर के रीजन की ग्रोइंग ग्लोबल इंपोर्टेंस को दिखाता है। दिल्ली एनसीआर हर साल 2 लाख करोड़ से ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स और सेंट्रल जीएसटी कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ से कलेक्ट होने वाले डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि ये काफी सारे इंडियन स्टेट के पूरे एनुअल बजट से भी काफी ज्यादा है। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने में भी एक मेजर रोल प्ले करता है दिल्ली एनसीआर। ऑफिशियली इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 5.31 लाख तक पहुंच चुकी है, जो नेशनल एवरेज से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया प्लान कर रहा है एनसीआर का एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन, जिसको लेकर आज मीडिया में मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, जिसको आप इंडिया का एनसीआर 2 भी बोल सकते हो। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या है एनसीआर 2 का प्लान एंड क्या है एनसीआर गोल्डन रिंग, और क्या ये प्लान रियल में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है एनसीआर। देखिए, ऑफिशियल मैप में न्यू दिल्ली बस एक छोटा सा डॉट लगता है, लेकिन रियलिटी में दिल्ली अपनी बाउंड्रीज को कब का क्रॉस कर चुका है। और आज ये एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में एक मैसिव बॉर्डरलेस मेगा इकोनॉमिक हब बन चुका है। तो आखिर एनसीआर है क्या? देखिए, 1985 में इंडिया ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया। कैपिटल के अराउंड एक ह्यूज इकोनॉमिक रीजन क्रिएट किया गया, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया गया। आज एनसीआर का एरिया लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो पूरे स्विट्जरलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन ऐसे करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, 1970 और 80 के दशक में दिल्ली अपनी ही ग्रोथ प्रेशर के नीचे दबने लगी थी। दिल्ली की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, लैंड कम पड़ रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। तब गवर्नमेंट ने माइग्रेशन रोकने की जगह कैपिटल को ही एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया, और यही एनसीआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बनी। जहां मुंबई अरेबियन सी की वजह से लिमिटेड लैंड पर डिपेंड करता है, वहीं एनसीआर के पास एक्सपेंशन के लिए काफी ज्यादा लैंड अवेलेबल थी। और इसी एडवांटेज का यूज करके एक स्पेशलाइजेशन मॉडल डेवलप किया गया, जिसमें दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल बनी और गुरुग्राम कॉर्पोरेट हब बना, नोएडा इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में उभर कर आया। लेकिन अभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हमें देखने को मिली है कि जो पूरा एनसीआर रीजन बनाया गया था, जहां पे एक्चुअल डेवलपमेंट आई थी, वो भी अब पूरी तरह अंडर प्रेशर में आ गया है। और वहां भी माइग्रेशन की वजह
से और पॉपुलेशन की वजह से अब जगह काफी ज्यादा कम पड़ने लगी है, तो इसीलिए अब वक्त आ गया है एनसीआर के एक्सपेंशन का। देखिए वैसे तो जो एनसीआर का दायरा है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन जब हम मेन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो केवल गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद तक ही सीमित है। लेकिन अब यहाँ से आगे की स्टोरी भी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं एनसीआर के एक्सपेंशन की ओर और देखते हैं हमारी पहली रिपोर्ट जो है द 20 लाख करोड़ मास्टर प्लान फॉर एनसीआर। अब यहीं से स्टोरी का सबसे बड़ा रिवील आता है। देखिए एनसीआर के लिए रीजनल प्लान 2041 अब डिस्कस होने लगा है और इस प्लान का स्केल जो है वो कोई नॉर्मल सिटी प्लानिंग जैसा नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स की माने तो प्लानर एनसीआर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अराउंड 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। दिल्ली एंड एनसीआर टेकेड से माइग्रेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउसिंग प्रेशर, पोल्यूशन और अनप्लान 15 साल आगे का सोचेंगे नहीं तो भाई साहब आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल। हमारे वाले तो अभी का नहीं सोच पा रहे, तो फ्यूचर का तो हमारा फ्यूचर का हम पीछे सोचते हैं भाई। हाँ, इतनी यार करप्शन पीछे कर ली, पहले यार इतनी ये करप्शन कर ली थी, हाँ। वो थोड़ी अब आगे ज्यादा करेंगे। बिल्कुल। बस यही सोचते हैं आगे और पीछे। अर्बन एक्सपेंशन का लोड कैरी कर रही है। एनसीआरपीबी के डॉक्यूमेंट्स में खुद मेंशन किया गया है कि दिल्ली की पॉपुलेशन ग्रोथ का एक मेजर रीजन माइग्रेशन रहा है और ये माइग्रेशन सिर्फ नेबरिंग स्टेट से नहीं बल्कि इंडिया के ओवरऑल सभी स्टेट से आता है। तो एनसीआरटीसी के टीओडी रिसर्च के अकॉर्डिंग एनसीआर की पॉपुलेशन 2041 के अराउंड 11 करोड़ को भी क्रॉस कर सकती है। यानी क्वेश्चन ये नहीं है कि दिल्ली एक्सपेंड होगी या नहीं, बल्कि क्वेश्चन ये है कि दिल्ली का प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी प्रॉब्लम का आंसर है रीजनल प्लान 2041। इस सिंगल प्लान के अंडर ही 5 से 8 नए स्मार्ट टाउनशिप डेवलप करने का प्रपोजल डिस्कस हो रहा है और जो ये टाउनशिप होगी ये कोई सिंपल रेजिडेंशियल कॉलोनीज नहीं होगी, बल्कि आइडिया ये है कि इनके अंदर हाउसिंग, जॉब, इंडस्ट्रीज, ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंटीग्रेटेड मोड में सिटी बनी है, इतना में इतना सब कुछ है भाई इसके अंदर। डेवलप हो। मतलब लोग सिर्फ दिल्ली में काम करने के लिए एनसीआर के अलग अलग कॉर्नर से ट्रैवल ना करें। अब प्लान ये है कि एनसीआर के अंदर ही नए इकोनॉमिक सेंटर क्रिएट किए जाए। इसी को प्लानर डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन ग्रोथ कहते हैं और यही रीजन है कि इस प्लान का कोर फोकस सिर्फ लैंड डेवलपमेंट नहीं बल्कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग है पहले हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाओ, फिर उसके स्टेशंस के अराउंड डेंस, वोकेबल, मिक्स यूज डेवलपमेंट क्रिएट करो जहां पे घर भी हो, ऑफिस भी हो, मार्केट भी हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हो, साथ ही सभी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस पर हो, जिससे ट्रैफिक एंड पोल्यूशन पर भी काबू पाया जा सके। क्योंकि ये पॉपुलेशन, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज को और लोगों की भाई सुविधाओं के लिए जहाँ पे उन्होंने आकर रहना है हर चीज अवेलेबल हो भाई अवेलेबल होगी ऑन द जगह कंसंट्रेट करने की बजाय पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इसी रीजन का सबसे एम्बिशियस पार्ट है 30 मिनट एनसीआर। मतलब कि दिल्ली और एनसीआर के सभी मेजर सिटीज के बीच के ट्रेवल टाइम को हाई स्पीड रेल, आरआरटीएस टाइप सिस्टम और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू 30 मिनट की रेंज में लाना। यानी कि आप दिल्ली एनसीआर के भले ही किसी भी शहर में रहते हो तो आपके शहर और दिल्ली के बीच में 30 मिनट से ज्यादा टाइम ट्रांसपोर्ट में नहीं लगना चाहिए। ऑलरेडी दिल्ली और मेरठ के बीच में आरआरटीएस ऑपरेशनल है जिसने इस पूरी बेल्ट पर डेवलपमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज अनलॉक भी कर दी है। तो अगर 30 मिनट एनसीआर मॉडल सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है तो दिल्ली एनसीआर का स्ट्रक्चर मुंबई या बेंगलुरु जैसे सिंगल ओवरलोडेड सिटी मॉडल नहीं रहेगा। ये टोक्यो स्टाइल मेट्रोपॉलिटन रीजन के क्लोज जा सकता है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि टोक्यो का आखिर मॉडल क्या है। टोक्यो में जो है वो कोर सिटी के अराउंड में मल्टीपल सेल्फ सस्टेनिंग अर्बन सेंटर्स बनाए जाते हैं जो फास्ट ट्रैक रेल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। लोग हर काम के लिए सेंट्रल सिटी पर डिपेंडेंट नहीं होते वहाँ पे। एनसीआर रीजनल प्लान 2041 भी इसी डायरेक्शन में सोच रहा है। दिल्ली को और बड़ा बनाना सोल्यूशन नहीं है बल्कि दिल्ली के प्रेशर को एनसीआर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सोल्यूशन है। जब ये प्लान ग्राउंड पर एग्जीक्यूट होगा तो दिल्ली एनसीआर का फ्यूचर सिर्फ बिगेस्ट सिटी नहीं होगा, इट कुड बिकम इंडियाज फर्स्ट ट्रूली इंटीग्रेटेड मेगा रीजन। नेक्स्ट चैप्टर है द गोल्डन रिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप एनसीआर के मैप को ध्यान से देखो तो एक 135 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दिल्ली के बाहर एक बड़ा सा सर्कल बनाता हुआ नजर आपको आएगा जो है कुंडली मानेसर पलवल या फिर सिंपली केएमपी एक्सप्रेसवे। और ये रिंग कंप्लीट होती है जब उत्तर प्रदेश की साइड से केजीबी एक्सप्रेसवे मतलब कि कुंडली गाजियाबाद पलवल से कनेक्ट हो जाता है। मतलब एक कंप्लीट बाईपास ऑफ दिल्ली एनसीआर। और इस पूरे एनसीआर के रीजन में हमें जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है वो भी इन्हीं रीजन के अंदर है। मतलब कि जो ये बाहर रिंग बनी हुई है पूरी केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे की, इसके अंदर ही सबसे ज्यादा अर्बन डेवलपमेंट दिल्ली एनसीआर में हुई है। अब ज्यादातर लोग सिर्फ इसे एक बाईपास के रूप में देखते हैं, एक ऐसी रोड जो ट्रक्स को दिल्ली के बाहर डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई है, लेकिन प्लानर्स इसे कुछ अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनके लिए केएमपी एक्सप्रेसवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं है, ये एनसीआर के अगले ग्रोथ साइकिल की बैकबोन बन सकता है। हरियाणा के सब रीजन प्लान के अंदर
केएमपी कॉरिडोर के आसपास एक मैसिव अर्बन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है। इस पूरे फ्रेमवर्क का जो सेंटर पीस है वो है पंचग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव है केएमपी कॉरिडोर के अलोंग मल्टीपल इंटीग्रेटेड अर्बन सेंटर डेवलप करना। एक बार पहले भी इस प्लान के बारे में काफी साल पहले बात हुई थी, लेकिन तब इसमें ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन अब रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 5 ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज डेवलप करने की प्लानिंग फिर से की जा रही है और इन 5 शहरों का कंबाइंड डेवलपमेंट फुटप्रिंट लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग कॉरिडोर के अंदर रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स, कमर्शियल सेंटर्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस को एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के रूप में डेवलप करने का विजन यहाँ रखा गया है। यानी आइडिया सिर्फ नए सेक्टर्स का नहीं है, आइडिया है नए इकोनॉमिक सेंटर क्रिएट करना। ऐसे सेंटर जो दिल्ली पर डिपेंडेंसी को कम कर सके और एनसीआर के अंदर ही जॉब्स, इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और इसी वजह से केएमपी एक्सप्रेसवे की रोल भी काफी ज्यादा बदल रही है। ये अब सिर्फ व्हीकल्स को मूव करने वाली रोड नहीं रहने वाली, ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाला कॉरिडोर बनने वाला है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे ऐड करनी होगी कि जो रिसेंटली केएमपी एक्सप्रेसवे की हालत है वो थोड़ी नहीं काफी ज्यादा खराब है, तो इसको पहले अभी मेंटेनेंस की काफी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट चैप्टर है ईस्ट एनसीआर के लिए एक मेजर काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो ईस्ट एनसीआर के लिए एक मेजर ग्रोथ इंजन बन सकता है। ये कॉरिडोर फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद से सीधा जेवर एयरपोर्ट रीजन से कनेक्ट करेगा, जिससे ट्रैवल टाइम तेजी से रिड्यूस हो सकता है। इसका भी इंपैक्ट सिर्फ मोबिलिटी तक सीमित नहीं रहेगा, एक्सप्रेसवे के आसपास नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होंगे। साथ ही फरीदाबाद को भी नए एरिया अनलॉक करने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। फरीदाबाद के अंदर काफी ज्यादा नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आएंगे। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा और जेवर के एरिया में भी एक्सप्रेसवे के आसपास लॉजिस्टिक हब, कमर्शियल डेवलपमेंट और अर्बन ग्रोथ क्लस्टर भी बन सकते हैं। यानी ग्रोथ सिर्फ जेवर के अंदर नहीं होगी, जेवर के आसपास पूरा बेल्ट ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रीजनल रेल कनेक्टिविटी जैसे आरआरटीएस को भी प्रपोज किया गया है, जो कि लगभग 72 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। एंड ये कॉरिडोर गाजियाबाद को सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा, जिसका रूट ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नॉलेज पार्क, सूरजपुर, परी चौक, येड़ा के डेवलपिंग सेक्टर से गुजरते हुए निकलेगा। और इस पूरे कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि इस कॉरिडोर पर मेट्रो भी चल सकती है और हाई स्पीड नमो भारत की सर्विस भी चल सकती है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जा सकती है। यानी एनसीआर के नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट से एयरपोर्ट तक पहुंचना पहले से काफी ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट हो सकता है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी येड़ा के प्लानिंग रीजन में भी आज काफी सारे जो गांव है वो तेजी से अर्बन क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जो एरियाज पिछले कुछ साल पहले ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, वहीं आज इंडस्ट्रियल पार्क, हाउसिंग प्रोजेक्ट और कमर्शियल डेवलपमेंट काफी ज्यादा चल रही है। और शायद इसीलिए ईस्ट एनसीआर की ग्रोथ ट्रेडिशनल अर्बन एक्सपेंशन जैसी नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक नया सिटी रीजन क्रिएट करने जैसा लगता है। अगर ये हो गया जी, ये तो थी अपनी कैन में दिल्ली एनसीआर की वीडियो, जिसके अंदर मतलब 20 लाख करोड़ का भाई मास्टर प्लान चल रहा है। और हम सोचते हैं भाई इस साल क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे। उन्होंने 15 साल आगे का सोचा हुआ है भाई। 15 साल में हमने क्या क्या डेवलपमेंट्स करनी है, और जो दिल्ली पे प्रेशर बढ़ रहा है भाई, इसको कंट्रोल हमने कैसे करना है और यार। बात सिर्फ नई दिल्ली की नहीं हो रही, क्योंकि उसके आसपास जो एरियाज है जिन्हें भाई एनसीआर कहा जा रहा है, हाँ, उनको मिला के हो रहा है कि भाई साहब वहाँ पे जब लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया तो वो फिर से ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। और उसको भाई उनका जो प्रेशर है ना, उसको कम करने के लिए अब जो है ना आसपास और जो चीजें हैं वो बनाई जाएंगी भाई और साहब। बस ट्रेड्स के टाउन्स बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर ऑफिसेज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, मतलब दीगर फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। मतलब एक तरह का आपका city बन गया। एक्सप्रेसवेज बन रही हैं भाई, जो कनेक्टिविटी को बेहतर कर रही हैं। और आरआरटीएस की तरफ से हाँ। भाई साहब नमो भारत या मेट्रो जो सिस्टम बनाया जाएगा। 30 मिनट में आपका सफर पूरा हो जाएगा, मतलब जहाँ भी आप जाना चाहें तो यार। यानी कि आपके जाने की सुविधाएं जो है उसमें बेहतरी लाई जा रही है बिल्कुल रोज ऐसे के ही है। हवाले और से। ये मेरे ख्याल में जब वो जेवर एयरपोर्ट जब बनाया गया था या अनाउंस किया गया था, ये मुझे तभी अंदाजा हो गया था भाई कि इसके बनने के बाद जो आसपास के टाउन्स और जो एरिया है ना, हाँ। वहाँ पे भाई साहब ये डेवलपमेंट बिल्कुल आने ही वाली है आने कुछ वाली ही है, सालों में। बिल्कुल। और भाई जिनका प्लान सुन के भी अब मुझे लग रहा है कि वो बात दूर नहीं रह गई। हाँ। वो भाई 2041 तो इन्होंने वैसे मास्टर प्लान के तौर पे बनाया, लेकिन ये 2035 तक ही जो है ना ये achieve कवर अचीव कर कर लेंगे लेंगे भाई साहब। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर हमारा कोई व्यूअर दिल्ली एनसीआर से भाई साहब हमारी वीडियो वॉच कर रहा है, तो वो हमें बेटर गाइड कर सकता है। वो हमें बिल्कुल। बता सकते हैं कि भाई साहब कितनी डेवलपमेंट जो है ना वो शुरू हो गई है और कितनी होनी बाकी है। बाकी बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे नजर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।